दोस्तों आप सभी को नमस्कार। जैसा कि हमने डिस्कस किया था पहले कि हम क्रॉनिकल मंथली मैगज़ीन इस चैनल पे डिस्कस करेंगे, जो प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है बीपीएससी के लिए अभी आने वाला जो 17 बीपीएससी है और दूसरे तरह के भी जो एग्ज़ाम है बीपीएससी के, उसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो हम ये शुरू कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन कुछ बातें हैं जो हमें समझना है अभी कि जो क्रॉनिकल मैगज़ीन होता है, उसके कुछ आयाम होते हैं। इसमें हमें ये देखना है, ये पहचानना है कि प्रीलिम्स के लिहाज से, प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से ये कौन-सा इम्पोर्टेंट होगा। तो जानते हैं कि इसमें कुल मिला के 5-6 डायमेंशन होते हैं मैगज़ीन में, क्रॉनिकल में, जिसमें कि आपका पहला होता है आलेख। एक आर्टिकल टाइप का होता है जिसमें विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दों पे आर्टिकल लिखा रहता है, जो कि मेंस के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होता है। देखेंगे तो उसमें विभिन्न घटनाक्रम होते हैं, एक सेक्शन जिसमें कि नेशनल, इंटरनेशनल, साइंस टेक, इकोलॉजी, ठीक है, इकोनॉमी, ये सारे सेक्शन होते हैं। 5-6 सेक्शन जो भी इम्पोर्टेंट, जैसे खेल है या कुछ नए-नए जो साइंस टेक में जो भी सारी चीज़ें इस तरह से होते रहते हैं, वो सेक्शन होता है। उसके बाद एक सेक्शन सब्जेक्ट का होता है, जो हमारे कोर सब्जेक्ट होते हैं, जो स्टैटिक पोर्शन होता है हमारा, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, राज्य व्यवस्था, ये तमाम सारी चीज़ें, साइंस टेक, ये हर महीने में अलग-अलग सेक्शन पे आता रहता है और ये भी कंप्लीट मेंस के आधारित होता है, जैसे मेंस रिलेटेड होता है। इसमें प्रीलिम्स का उतना ज़्यादा रोल नहीं होता है। होगा, प्रीलिम्स का भी रोल होगा इसका प्रीलिम्स में, क्योंकि प्रीलिम्स में भी तो ये सब्जेक्ट हमें पढ़ने होते हैं, लेकिन अभी जो हमारा टाइमिंग है, उसमें इसको डिस्कस करना उतना उचित नहीं होगा। ये जब प्रीलिम्स खत्म हो जाएगा तो हम जो पिछले 1 साल के होंगे उसमें हम देख कर करेंगे कि उसमें क्या इम्पोर्टेंस है। उसके बाद जो होता है सिनॉप्सिस दिया रहता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, विभिन्न घटनाक्रम, इसका यहाँ पे सिनॉप्सिस दिया रहता है, जो कि काफ़ी कम पॉइंट में, वन लाइनर टाइप में इम्पोर्टेंट फैक्ट को यहाँ दिया रहता है। ये प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये वाला सेक्शन जो है प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा और लास्ट में एमसीक्यू दिया रहता है। तो ये अगर आप कर लेते हैं तो आपके जितने भी चीज़ें हैं वो सभी क्लियर हो जाता है। तो ये सभी एक तरह से, ये इम्पोर्टेंट हो गया, ये इम्पोर्टेंट हो गया और ये इम्पोर्टेंट हो गया। ये 3 सेक्शन हम करेंगे मंथली वाइज मैगज़ीन में। दोस्तों ये शुरुआती चीज़ें हैं, अभी शुरू हो रहा है, तो मेरे लिए भी नया है इस तरह से डिस्कशन करना। तो आप को थोड़ा-सा बोरिंग होगा, लेकिन एक चीज़ विश्वास रखिए कि जो चीज़ें जितनी बोरिंग होती है ना, वो उतना ही स्कोरिंग भी होता है। आप रोचक तथ्यों को जानेंगे, काफ़ी सारी चीज़ों को जानेंगे, लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं होता है और लेकिन उसमें आप बोर नहीं होंगे। एक चीज़ और है दोस्तों कि ये पहला सेशन है, इसमें आप लोग के सपोर्ट की काफ़ी आवश्यकता होगी, क्योंकि अगर आप लोग चाहते हैं कि इस सेशन को आगे करें तो आप लोग हमें कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है? उसके बाद जो लाइक है वो ज़रूर करिए, ताकि हमें पता चलेगा कि ये हमें कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी सारे चीज़ों को सोचना देखना होता है। हालाँकि मुझे तो पढ़ना ही है क्रॉनिकल, हम अपने खुद के प्रोफेशन के लिए तो पढ़ ही रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप लोग के लिए भी ये करवा दिया जाएगा, चूँकि मैगज़ीन मंथ मंथ का करना इतना आसान नहीं होता है, आप लोग को भी पता होगा। अब आप लोग भी लाते होंगे खरीद कर बाज़ार से, तो आपको पता होगा कि वो कितना कंप्लीट हो पाता है, कितना कंप्लीट नहीं हो पाता है। उसमें बहुत सारी चीज़ों को समझना भी होता है कि वो कौन सा पॉइंट उसमें इम्पोर्टेंट है, कौन सा नहीं है। तो इन तमाम बिंदुओं पे हम बात करेंगे। तो आप लोग को के सपोर्ट की आवश्यकता होगी, आपको कमेंट करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और पूरा वीडियो देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मंथली करेंट अफेयर की सीरीज में दोस्तों आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करेंगे और अप्रैल महीने के, जो कि फरवरी के, इसमें सभी घटनाक्रम दिए गए हैं। उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट समझौते या संधि, रिपोर्ट, इंडेक्स, युद्धाभ्यास हुए हैं, उन सभी को इस सीरीज में हम देखेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी तरह के एग्जाम के लिए, बीपीएससी हो या बिहार के जो भी और एग्जाम है, सब में इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो पहला हमें इस देखना है कि भारत एवं ताइवान के मध्य प्रवासन समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। यही एक पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि हाल के समय में प्रवासन को लेकर किन दो देशों के बीच, भारत और किन देश के बीच समझौता हुआ है। तो भारत और ताइवान के, हमें यही याद रखना है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें इस समझौता के जो भारत के श्रमिक है वो ताइवान जाएंगे जॉब के लिए और वहाँ के लोग यहाँ पे आएंगे। तो इसके इनमें जो समझौता हुआ है उसमें देख लेते हैं। इंडिया ताइपे एसोसिएशन के महानिदेशक मनहर सिंह लक्ष्मण यादव और नई दिल्ली में ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर के प्रमुख
बोत्सवाना गेर के बीच वर्चुअल इवेंट में कहा गया कि जो हमारा ताइवान के साथ हमारा रिश्ता है वो 90 के दशक से ही है, जो लुक ईस्ट पॉलिसी जो उस समय के पीवी नरसिंह राव सरकार के द्वारा लाया गया था, ताकि जो हमारे पड़ोसी देश है उसके साथ रिश्तों को आगे बढ़ाया जाए। तो दोस्तों और ये सब उतना आपके लिए हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं, आपराधिक मामलों में सहयोग हेतु भारत पोलैंड के मध्य समझौता। अब देखिए इसमें यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है दोस्तों, कि आपराधिक मामलों में सहयोग हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है, तो पोलैंड के साथ समझौता किया है। इसमें क्या होगा, भारत और पोलैंड समन और तलाशी के संदर्भ में एक दूसरे का हेल्प करेंगे। जैसे इस देश के लोग वहाँ भाग के चले जाते हैं, उसके देश के यहाँ चले आते हैं, तो इसके लिए ही ये समझौता हुआ है। तो अगर इस यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि आपराधिक मामलों पर भारत का किस देश के साथ समझौता हुआ है, तो ये हुआ है जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता है 1973, इसके तहत इसको क्रियान्वित किया जाएगा, ये देख लीजिए आप। ठीक है, तो इसमें जो किस लेवल, यहाँ देखिए जब इस तरह के समझौता होते हैं तो एक खास तरह के अधिकारी को उसके लिए नोडल एजेंट बनाया जाता है, एजेंसी बनाया जाता है। तो उसमें कौन भाग लेंगे, तो ये देख लीजिए कि भारतीय अदालतों द्वारा जारी किए समन या वारंट को पोलैंड में सक्षम प्राधिकारी अर्थात न्याय मंत्री या अभियोजक जनरल को प्रेषित करने के लिए गृह मंत्रालय के IS द्वितीय डिवीजन को भेजना होगा। इसी रैंक के अधिकारी इस तरह के समन पे काम करेंगे। याद रखना है कि भारत और पोलैंड के मध्य जो समझौता हुआ है आपराधिक मामलों को लेकर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं दोस्तों, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि कहाँ हुआ है, तो यह पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ठीक है, हिंद महासागर सम्मेलन का ये कौन सा संस्करण है, 7वां संस्करण है। दो क्वेश्चन यहीं पे होता है कि कहाँ पे हुआ है, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में, और ये 7वां संस्करण है। तो किसके द्वारा ये आयोजित किया गया है, ऑस्ट्रेलिया सरकार के विदेश मामलों और व्यापार विभाग और सिंगापुर के ये जो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज है उसके द्वारा ये सम्मेलन आयोजित किया गया है। जो 7वां संस्करण है दोस्तों, उसके उद्देश्य क्या है, क्षेत्र के देशों के लिए सामान्य गैर पारंपरिक चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, महासागर स्तर, प्राकृतिक आपदाएं और आपत्ति श्रृंखला व्यवधानों का समाधान करना है। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन और बन सकता है वो है इसके थीम, जो हमारा 7वां हिंद महासागर सम्मेलन है उसका जो थीम कौन है 7वें संस्करण का, तो उसका थीम है एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। ठीक है, ये याद रखिएगा। इस सम्मेलन में 40 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे, ये आपको याद रखना है। जो हिंद महासागर के क्षेत्र काफी इसको सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है, सभी लोग इस पे अपना कंट्रोल चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मैक्सिमम जो सी ट्रेड होता है इन्हीं इसी रूट से होता है। तो इसमें और दूसरी बात है कि इसमें रिसोर्स के भी काफी इंपॉर्टेंट रिसोर्स पाए जाते हैं जो हमारे भविष्य के लिए काफी उपयोगी है। एक और फैक्ट है यहाँ पे देख लीजिए, सागर है ना, सीधे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि सागर क्या है, तो आपको ये बताना है हिंद महासागर के आसपास के जो क्षेत्र है उसके क्षेत्र हैं उस उसके सभी सहयोग से रिलेटेड हो, आर्थिक हो, सामरिक हो, और सभी तरह के विचार विमर्श करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। तो ये सागर वही है। सागर क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो पहला संस्करण हुआ था 2016 में सिंगापुर में आयोजित किया गया था, जिनमें 30 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। छठा संस्करण जो हुआ इसका 2023 में ढाका में हुआ है, बांग्लादेश में। और इसको जो भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ये याद रखिएगा, प्रतिवर्ष होता है ये सागर जो होता है ये प्रतिवर्ष होता है। तो कुल मिला के यही सारी चीजें हैं। अगला जो आर्टिकल है हमारा है इंडस एक्स शिखर सम्मेलन। इसमें 2-3 चीजें दोस्तों याद रखना है कि इंडस एक्स शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे हुआ है, तो ये नई दिल्ली में हुआ है। किसके द्वारा ये आयोजित किया गया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग है या रक्षा मंत्रालय कह लीजिए, और जो भारतीय रक्षा विभाग या रक्षा मंत्रालय है उनके द्वारा किया गया है। उसके तहत और इसके द्वारा किया गया इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस द्वारा आईडेक्स याद रखिएगा। सीधे पूछा जा सकता है आईडेक्स क्या है, तो आईडेक्स क्या है आपको पता चल गया है कि अभी क्या है। इस सम्मेलन में कुछ मूल्य बातों पे बात हुई है, जैसे कि दोनों देशों के बीच जो सैन्य अंतर क्षमता है उसको बढ़ाने पर चर्चा की गई है। इंडो पैसिफिक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित की बात करी गई है। रक्षा नवाचार में शामिल हितधारकों के लिए सभी चीजों पे बात की गई है। अगर इंडस एक्स के बारे में पूछा जाए कि ये क्या है, तो ये भारत अमेरिका रक्षा एक्सीलरेशन परिस्थिति तंत्र है, जो हम 2023 में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है।
किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा, ये याद रखिएगा। इसके बाद इसके कुछ मूल उद्देश्य दिया हुआ है दोस्तों। ये जब आप मेंस लिखते हैं ना, उस समय ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद एक चीज और देख लेते हैं, भारत और अमेरिका ने लेमोवा, कॉमकासा और बीईसीए जैसे प्रमुख समझौतों के माध्यम से अपने रक्षा और रणनीतिक संबंधों को मजबूती प्रदान की है। तो कभी कभी आपको ये पूछा जाता है, देखते होंगे क्वेश्चन में कि एमसीक्यू में कि जो कॉमकासा है, बेका है, लेमुआ है, वो किसके, भारत और किसके किसके बीच हुआ है? तो आपको इस तरह से जैसे अमेरिका एक ऑप्शन आ गया, आगे हम और देखेंगे किसके किसके साथ हुआ है। जो अगला आर्टिकल है हमारा वो है व्यापार समझौते पर भारत और पेरू वार्ता का छठा दौर। ये कहाँ पे हुआ है? ये पेरू के लीमा में। उद्देश्य क्या है? वर्ष 2017 में वार्ता प्रक्रिया की औपचारिक घोषणा के पश्चात शुरू हुए काम को जारी रखना। वार्ता का अगला दौर अप्रैल 2024 के अंत तक निर्धारित है। इसमें किन किन बातों पर ध्यान दिया गया है, एक दो बात देख लेते हैं। दोनों पक्षों द्वारा सर्वसम्मति से प्राप्त करने, आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए रचनात्मक समाधान खोजने में व्यवहारिकता की आवश्यकता पर बल दिया गया है। भारत पेरू व्यापार समझौते के लिए वार्ताएं वर्ष 2017 में शुरू हुई थी और अगस्त 2019 में इनके 5वें चरण का समापन हुआ था। तो कुल मिला के दोस्तों इसमें बहुत खास चीजें नहीं है, बस ये याद रखना है कि व्यापार समझौते पेरू के साथ भी हुआ है हाल में, और इसका कौन सा था? ये छठा दौर था। यहाँ पे कई सारे डेटा है, कितना का व्यापार होता है, कितना व्यापार घटा है, तो ये सारी चीजें नहीं है। एक और पॉइंट यहाँ देख लेते हैं, भारत से पेरू को होने वाले प्रमुख निर्यात में मोटर वाहन है, कारें हैं, सूती धागा है, फार्मास्यूटिकल्स है, इत्यादि चीजें हैं। जबकि पेरू मुख्य रूप से भारत को सोना, तांबा, अयस्क और कंसंट्रेट्स का निर्यात करता है। तो ये थोड़ा एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, इसको आप याद रख सकते हैं, नहीं तो कोई बात भी नहीं। अगला देखते हैं, अगला है विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन। आपको पता होगा कि जो ये WTO का जो सबसे ऊंचे स्तर का सम्मेलन होता है वो है मंत्री स्तरीय सम्मेलन, और ये इस बार कहाँ पे हुआ है? UAE में। ये याद रखिए कहाँ पे हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सम्मेलन की अध्यक्षता संयुक्त अरब अमीरात के विदेश व्यापार राज्य मंत्री धानी बिन अहमद अल जायदी द्वारा की गई। इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने किया था। ठीक है। जो 12वीं बैठक इसका हुआ था 2022 में, वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। 13वीं सम्मेलन में 164 सदस्यों के व्यापार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था। यही सब इंपॉर्टेंट है इसमें, और कुछ खास नहीं है। एक चीज और देखिए, जो WTO है दोस्तों, उसके बारे में हम जान लेते हैं। चलिए आगे, इसका जो गठन हुआ था, स्थापना हुआ था, मराकेश समझौते के तहत हुआ था। ठीक है। और प्रत्येक 2 वर्ष में कम से कम एक बार इसकी बैठक होती है WTO की, ये याद रखिए कि ये इंपॉर्टेंट है। विश्व व्यापार संगठन के बारे में थोड़ा जान लीजिए। WTO राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों का संचालन करने वाला एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका उद्देश्य जो है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादकों, निर्यातकों और आयातकों को उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में मदद करना है। WTO सरकारों के लिए व्यापार समझौतों पर बातचीत करने का एक मंच है। इनके लिए व्यापार विवादों को निपटाने का भी ये स्थान है। जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यापार संबंधित चीजें होती है ट्रेड को लेके, उनका सभी विवादों का निपटारा WTO के तहत ही किया जाता है, ये याद रखिएगा। इसका गठन उरुग्वे 2 के वार्ता 86-94 द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय जेनेवा में हुआ है, ये आपको पता है। WTO में 164 सदस्य देश हैं जो विश्व व्यापार का लगभग 98% हिस्सा रखते हैं। ये देखिए, ये पूछा जा सकता है BPSC में। अभी आप देखे होंगे 69th में जो G20 के इसी तरह क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। तो सम पॉसिबल है कि इस बार WTO के बारे में आपको पूछ दिया जाए। GDP है, पॉपुलेशन है, या इस तरह से चीजें पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा।